नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो जनवरी महीने का ये हमारा फोर्थ पार्ट है गिरिराज पत्रिका का। इससे पहले हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिन सभी का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर की गिरिराज पत्रिका का वीडियोस भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट सी हट ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश्ड। हिमाचल प्रदेश का पहला सी हट कहाँ पर स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश का जो पहला सी हट स्थापित किया गया है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? वो स्थापित किया गया है बाग पशोक में। बाग पशोक में ये स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये स्थापित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से विकासखंड में स्थापित किया गया है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के पछाद विकासखंड में जो है ये स्थापित किया गया है। तो ये आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश का पहला सी हट जो है वो सिरमौर के पछाद विकासखंड के बाग पशोक में स्थापित किया गया है। अब देखो, ये जो सी हट बना है ये 70 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाई गई हैं, जैसे पानी का जो है वो कैसे मैनेजमेंट होगा, जीरो वेस्ट यानी कि चीज़ों का हो, उस तरह से किया गया है। अब इसका टारगेट क्या है, इसका एम क्या है, ये क्यों स्थापित किया गया है? इसको स्थापित किया गया है ताकि महिलाओं को जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके और जो हमारी समृद्ध संस्कृति है उसको भी जीवित रखा जा सके, उसको भी बढ़ावा दिया जाए। ये तो इसका एक प्राइमरी एम हो गया। अगर आप और भी कुछ सी हट के बारे में जानेंगे तो ये जो सी हट बनाया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नाहन से शिमला नेशनल हाईवे पर जो है जितने भी सड़क के किनारे कुछ रेस्टोरेंट होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो भी रास्ता है सड़क के किनारे का, वहाँ पर लोगों को जो है वो अच्छी सुविधाएं प्राप्त कराई जाएं, जहाँ पर उन्हें खाने पीने की अच्छी सुविधाएं हो, शौचालय की अच्छी सुविधाएं हो, रेस्टोरेंट हो, ठहरने के लिए अच्छी जगह हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए। ये जो सी हट स्थापित किए जाएंगे, ये जो सड़क के किनारे जितने भी सुविधाएं प्राप्त कराई जाएंगी, इनमें जो है वो सिरमौर के व्यंजन जो है वो परोसे जाएंगे। अब जैसे देखो, इंटरनेशनल रूरल वुमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके जो है वो 4 उद्देश्य हैं, तो उन उद्देश्यों को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। ये 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं? ये हैं ग्रामीण विकास पहला हो गया, दूसरे नंबर पर कृषि में विकास हो गया, तीसरे नंबर पर फूड सिक्योरिटी हो गया और चौथे नंबर पर गरीबी को दूर करना हो गया। तो इन 4 उद्देश्यों को भी जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये सब सी हट के बारे में आप इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये इस तरह से है, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ एक्सटर्नल डिफेकेशन फ्री स्टेटस। तो हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष बाह्य शौच मुक्त राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश को देखो ये दर्जा प्राप्त किया जा चुका है बाह्य शौच मुक्त। ये कब प्राप्त किया गया था? तो ये दर्जा हिमाचल प्रदेश को 2016 में प्राप्त किया गया था। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिए जो आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखो, हिमाचल प्रदेश को अक्टूबर 2016 में जो था, एग्जैक्टली अक्टूबर 2016 में इसको बाह्य शौच मुक्त राज्य का दर्जा प्राप्त करवाया गया। देखो, हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता को कवर करने के लिए जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभी तक जो है 1.7 लाख से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। ये भी आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश को 1.7 लाख, हिमाचल प्रदेश में अभी तक 1.7 लाख से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश जो है वो बाह्य शौच मुक्त राज्य का स्टेटस प्राप्त करने वाला जो है वो दूसरा राज्य जो है वो बना है। तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बस इतना सब आपको याद यहाँ से रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया है, परंतु क्वेश्चन किसी और फॉर्म में डिस्कस किया गया था। क्वेश्चन इस तरह से है, श्री करतार परसराम रिसेंटली ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड 2020 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन। तो श्री करतार परसराम को हाल ही में किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? किस क्षेत्र में इनको ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? इनको ये दिया गया है आर्ट के क्षेत्र में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में इनको ये प्रोवाइड करवाया गया है। अभी कुछ दिन पहले हमने मिशन HAS में श्री करतार परसराम के बारे में जाना था। एक बार फिर से इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से संबंध रखते हैं। इनको क्यों ये अवार्ड दिया गया है? तो देखो, ये जो है बांस की कुछ कलाकृतियों से जो है
काम करते हैं। जैसे बांस की कुछ आकृतियाँ बनाएंगे जिसमें ताजमहल हो सकता है, ताजमहल के साथ कुछ भगवान की तस्वीरें हो सकती हैं। तो इस तरह की आकृतियाँ ये बनाते हैं बांस से, और उनकी इसी अचीवमेंट के लिए जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है, और अवार्ड दिया गया है आर्ट की श्रेणी में। इससे पहले भी हिमाचल के कुछ लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है। एक तो हो गया श्री करतार परसराम सिंह, इनको तो दिया गया आर्ट की श्रेणी में, और इनको ये 2021 में दिया गया। इससे पहले प्रोफेसर अफिराज राजेंद्र मिश्रा को भी दिया जा चुका है, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन की श्रेणी में दिया गया है ये अवार्ड, और 2020 में प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्रा को ये अवार्ड दिया गया था। और इससे पहले श्री अजय ठाकुर, यानी कि अजय ठाकुर कौन, जो कि कबड्डी के प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में इनको दिया गया है, और 2019 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो ये कुछ अभी रिसेंटली जो मैंने एक दो नाम बताए, ये रिसेंटली के बताए, 2019 का, 20 का, 21 का, ये नाम आप याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। परंतु ये जो पद्मश्री का क्वेश्चन है, देखो ये अभी रिसेंटली किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना जो है यहाँ से बनी रहती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसके बाद जो है अभी ये जो गिराज की एडिशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 25 जनवरी 2021 के बाद की गिराज की एडिशन आ रही है। तो यानी कि इसमें जो है जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो उसके बारे में डिटेल में नोट्स दिए गए थे, डिटेल में बातें की गई थी कि क्या क्या चुनौतियां रही, 50 वर्षों का किस तरह से विकास यात्रा हिमाचल की रही। तो उसी के ऊपर मैंने शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बनाए हैं, यानी कि 2-3 हज़ार के बड़े बड़े ऐसे लिखे गए थे गिराज पत्रिका में। तो वहाँ से कुछ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने पॉइंट्स में बनाकर यहाँ से बना दिया है। तो अब यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, एक तो जो लोग काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ से रिवीजन में हेल्प मिलेगी, और जो लोग अभी जिन्होंने तैयारी की है उन लोगों को यहाँ से समझने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा, और जो लोग जॉब करते हैं और हिमाचल के एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और क्विक रिवीजन में हेल्प मिलेगी। तो हर एक कैटेगरी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ से हेल्प मिलेगी। अब यहाँ से देखिए, देखो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश का गठन 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर जो था वो किया गया था। पहली ये बात यहाँ पर दी गई थी। उसके बाद 1954 में बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाकर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला जो था वो बनाया गया। इससे पहले जो था जब 15 अप्रैल 1948 को गठन किया गया था तो उस टाइम 4 जिले जो था वो हिमाचल प्रदेश में हुआ करते थे। तो ये 4 जिले कौन कौन से थे, तो देखो मंडी और सुकेत को रियासतों को मिलाकर जो था वो मंडी जिला बनाया गया था, एक चंबा जिला बनाया गया, एक सिरमौर जिला जो था वो बनाया गया, और जो शिमला हिल स्टेट्स की 26 रियासतें थी, छोटी बड़ी रियासतें, उनको मिलाकर जो था वो महासू जिला बनाया गया। तो ये 4 जिले जो थे। 5वां जिला बिलासपुर 1954 में बना। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे सबसे पहली बार 1952 में, वो 1952 में सबसे पहले यहाँ पर इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, जिसमें 36 सदस्य सभा के लिए मतदान जो था वो करवाया गया था, यानी कि 36 कैंडिडेट जो थे वो विधानसभा के थे। अब ये बात मत कहिएगा कि 1951 में इलेक्शन हुए थे, क्योंकि मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे मन की बात नहीं है, ये गिरिराज पत्रिका में जो दिया गया था एग्जैक्टली मैं वही कोट कर रहा हूँ, वही ये सब है। अब मार्च 1952 में डॉक्टर वाई.एस. परमार जो थे वो पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने जो था वो 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया था। 3 सदस्यीय ये जो मंत्रिमंडल था इसमें एक तो डॉक्टर वाई.एस. परमार खुद थे, इनके अलावा 2 और मंत्री जो थे। 2 और मंत्री कौन कौन से थे, इनमें एक पंडित गौरी प्रसाद थे, एक थे पंडित पदमदेव। तो ये 3 लोग थे मंत्रिमंडल में जब मार्च 1952 में पहली बार इन्होंने सब। और देखो वर्ष 1956 में जो था वो स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होने के बाद जो था वो 31 अक्टूबर 1956 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा समाप्त कर दी गई, और उसकी जगह जो था वो क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, और 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित राज्य जो था वो बना। ये आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश एग्जैक्टली केंद्र शासित प्रदेश कब बना गया, ये स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लागू किया गया, इससे क्या हुआ, ये सब आप याद रखिए। और 15 अगस्त 1957 को ठाकुर करम सिंह ने परिषद के अध्यक्ष की शपथ जो था वो ली थी। 15 अगस्त 1957 को ठाकुर करम सिंह ने ये जो क्षेत्रीय परिषद बना था इसके अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की थी। 31 जुलाई 1970 को लोकसभा में हिमाचल को पूर्ण राज्य प्रदान करने की घोषणा की गई। ये घोषणा जो था वो 31 जुलाई 1970 को कर दी गई थी। उसके बाद दिसंबर 1970 में जो था संसद में स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1971 जो था वो पास कर दिया गया। दिसंबर 1970 में ये पारित किया गया।
और 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला में जो था वो एक कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य प्रदान करने की घोषणा की और ये 18वें नंबर का राज्य जो था बना था। ये आप याद रखिए। अब 1950-51 से लेकर जो हिमाचल प्रदेश की जर्नी रही, हिमाचल प्रदेश की अचीवमेंट रही, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखो 1950-51 में हिमाचल प्रदेश का जो कुल साक्षरता दर था वो था 4.8% और महिलाओं का जो साक्षरता दर था वो था 2.9%। ये 1950-51 के आंकड़े जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद 1971 में जब पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ तो उस समय हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर था वो था 31.3%। और प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है, वो है 82.80। ये 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं, मेल और फीमेल लिटरेसी रेट के बारे में। जो मेल लिटरेसी रेट है, पुरुषों का लिटरेसी रेट है, वो है 89.53% 2011 की जनगणना के अनुसार। और जो फीमेल लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो है 75.93%। अभी जो महिलाओं का साक्षरता दर था ये 1950-51 में 2.9% था। तो इस तरह की चीज़ें आप मेंस में भी ऐड कर सकते हैं, ये की पॉइंट होते हैं। उसके बाद देखिए बिजली की सुविधा जब 1950-51 था तो उस समय सिर्फ 6 गाँव में उपलब्ध थी। ये 1950-51 की बात की जा रही है। अभी लगभग सारे हिमाचल में जो है वो बिजली उपलब्ध है। और उसके बाद ये भी देखिए आप, जब 1950-51 था तो हिमाचल प्रदेश का जो प्रति व्यक्ति आय था वो था 240 रुपया। ये प्रति व्यक्ति आय था हिमाचल प्रदेश का। और वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 651 रुपये थी। ये वर्ष 1971 की बात की जा रही है कि इस टाइम हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी। और प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो जो भी इकोनॉमिक सर्वे लास्ट टाइम आया था उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,95,255 रुपया। तो ये पर कैपिटा इनकम भी आप 3 स्टेप्स में याद रखें, 1951, 50-51, 71। और हो सकता है कि अभी इकोनॉमिक सर्वे आए तो उसमें पर कैपिटा इनकम अलग भी हो सकती है। अब इसके जब भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसमें कोई भी चिंता का विषय नहीं है। अब देखिए 1950, 51, 52 में जो था वो 3.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जो था वो कृषि की जाती थी। परंतु अगर प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो है हिमाचल में 9.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है वो कृषि की जाती है। तो ये भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हिमाचल प्रदेश के लिए है। अगर बात करें 1951-52 में तो यहाँ पर बागवानी के अधीन जो था वो 792 हेक्टेयर क्षेत्र था। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 2,32,139 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो बागवानी के अधीन है। इतने क्षेत्र पर जो है वो बागवानी की जाती है। धर्मशाला में जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजन की गई थी उसमें जो था वो 96,720 करोड़ रुपए पर निवेश के 703 समझौतों पर जो था वो ज्ञापन हस्तक्षेप जो था वो किए गए, या तो हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए। तो ये आप याद रखिए। हिमाचल प्रदेश में जो है उपलब्ध 27,000 मेगावाट से भी अधिक जल विद्युत क्षमता में से जो है वो 10,600 मेगावाट ऊर्जा का दोहन किया जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी ऊर्जा का दोहन किया जा चुका है, तो ये 10,600 मेगावाट ऊर्जा का दोहन किया जा चुका है। अगर और भी बात करें तो देखो हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक लुहरी चरण एक परियोजना जो है वो बनाई जा रही है। ये विद्युत परियोजना जो है ये कुल्लू और शिमला के बीच में बनाई जा रही है। ऐसे तो इस परियोजना के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, परंतु जो गिरिराज पत्रिका में आया था उसके अकॉर्डिंग देखिए इस परियोजना में जो है वो 1,810.56 करोड़ रुपए के निवेश जो है वो किया जाएगा। सतलुज नदी पर यह परियोजना बनाई जा रही है और इस परियोजना से 758.20 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन जो है वो किया जाएगा। ये सब आप याद रखिए। ये जो वृद्धावस्था पेंशन स्कीम है इसमें आयु सीमा जो है वो 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष जो है वो कर दी गई है। इस योजना को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भी कहा जाता है। तो इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आयु सीमा जो है वो 80 से घटाकर 70 वर्ष कर दी गई है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को जो है वो 1,500 रुपया प्रति माह की सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है। ये याद रखिए, 1,500 रुपया यहाँ पर दिया जाता है। बाकी सहारा योजना के बारे में भी दिया गया था, जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो सहारा योजना के तहत 3,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत जो है वो 18.51% की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में 60% घरों में जो है वो नल कनेक्शन जो है वो प्रदान किए गए हैं।
और उपमंडल काजा के तहत जो है वो तासीगंग गांव है। तासीगंग गांव में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति प्रदान की जा रही है और ये सबसे ऊंचाई वाला गांव जो है वो बना है। तासीगंग गांव सबसे ऊंचाई वाला गांव बना है जिसमें जो है वो जल जीवन मिशन के तहत पानी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अब अगला देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में 2592 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो हैं। ये बात कही गई और लंबी सड़कें इतनी हैं और 19 नेशनल हाईवे राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो है प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर है। 19 नेशनल हाईवे यहाँ पर हैं और 2592 किलोमीटर जो है लंबी सड़कें यहाँ पर हैं। इसके अलावा पचहत्ता आंदोलन के बारे में भी बात की गई थी। पचहत्ता आंदोलन के साथ साथ काफ़ी बड़ा आर्टिकल लिखा गया था जो हम अलग से डिस्कस करेंगे, इस एडिशन में डिस्कस नहीं करेंगे। और भी छोटी छोटी बातें की गई थी जो मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा, वो ये सब था। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज करेक्ट अबाउट भूमखोर फेस्टिवल। तो भूमखोर महोत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। ये क्वेश्चन हमने मिशन HCS की वीडियो में डिस्कस किया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग इट वेरी पेशेंसली।